हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है द हिंदू के नए सेशन के साथ। आज फिर हम हाजिर हैं। मोनोटोनस बातें रोज़ वही होती है क्योंकि गुड मॉर्निंग जो विश करने का और कोई तरीका तो है नहीं। कोई बात नहीं। आज है 3 मई और द हिंदू की आज की जो भी क्लास है वो हम लेने वाले हैं। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को पहले देखेंगे, उसके बाद जो है हम अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सारे टॉपिक्स को इन डिटेल चर्चा करेंगे। जो भी हमारे टॉपिक हैं, जो भी उनमें आर्टिकल मेंशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी से रिलेटेड हो, साथ के साथ में 1-2 एडिटोरियल जो आए हुए हैं वो वुमेन राइट्स को लेकर के हैं। अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें नेग्लेक्ट कर दी गई हैं रूलिंग पार्टी के द्वारा और कई सारी चीज़ें जो हैं शामिल की गई हैं अपोजिशन पार्टी के द्वारा। लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट है, कितने उस दिशा में अच्छा काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल आया है तो उसको देखेंगे। साथ के साथ में वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाले भी न्यूज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, उसके बाद उसकी इन डिटेल से चर्चा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से, यहाँ से। तो हाईलाइट 1 क्या है? लॉ एंड ऑर्डर अ स्टेट सब्जेक्ट सेज सुप्रीम कोर्ट ऑन बंगाल स्वीट। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना वर्डिक्ट दिया है। किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर बंगाल से रिलेटेड एक मामला गया हुआ है जहाँ पर बात की गई थी कि बंगाल में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। सेंट्रल एक एम्प्लॉई है, ऑफिसर है, उनके बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो वहाँ पर ये मांग की गई थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई ऑफिसर है तो उनको ईडी या फिर सीबीआई के द्वारा ही क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, यानी कि सेंट्रल लेवल की एजेंसीज होनी चाहिए उन ऑफिसर्स को देखने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस चीज़ को कि बिल्कुल भी नहीं। लॉ एंड ऑर्डर किसी स्टेट में अगर है तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो उनका कंसर्न होता है, उनका मुद्दा होता है। तो क्या न्यूज़ है उसको हम देखेंगे। साथ के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपनी बात कही है उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर आर्टिकल 131 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इस आर्टिकल में यहाँ पर इस न्यूज़ में इस चीज़ को मेंशन किया गया है। तो आपका प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत ही यहाँ पर एक रिवीजन हो जाएगा। ये जो पूरा टॉपिक है ये जीएस पेपर 2 में पॉलिटी वाले टॉपिक्स में जब बात आती है स्टेट लेजिस्लेचर की और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की, तो वहाँ से आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। अगली न्यूज़ क्या है? प्रज्वल बुक्ड फॉर रेप, लुक आउट सर्कुलर इशूड। तो अभी जो ये प्रज्वल है इनके खिलाफ एलिगेशन लगा है और राहुल गांधी जी ने भी एलिगेशन लगाया था। ये एक तरीके से अभी फ़िलहाल में उम्मीदवार हैं, इस बार कैंडिडेट है ये लोकसभा चुनाव के लिए, और जो है इनके ऊपर रेप के एलिगेशंस लगे हैं और अभी 1-2 महिलाओं ने इनके खिलाफ में क्या किया है, एफआईआर भी दर्ज करवाया है। तो जब जुडिशरी में क्रिमिनलाइजेशन की बात आती है या फिर जो न्यायपालिका और कार्यपालिका है वहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन की बात आती है तो इस तरीके के मुद्दे जानना जरूरी हो जाता है। तो देख लेंगे कि क्या न्यूज़ है। अगली न्यूज़ क्या है? पॉक्सो एक्ट को लेकर के है। पॉक्सो एक्ट ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी इग्नोर्ड सेज सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ जो बात की गई है वो ये बात की गई है कि कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर माइनर जो लोग होते हैं, माइनर जो बच्चियाँ होती हैं जो बिलो 18 ईयर्स होती हैं, उनको क्या होता है अगर वो रेप उनके साथ होता है तो फिर क्या होता है, उनको फोर्सफुली ये किया जाता है कि जिस व्यक्ति ने जो एक्यूज़ है उसके साथ ही क्या करा दी जाती है, उसकी शादी करा दी जाती है। कई ऐसे केसेस होते हैं जो मामला कोर्ट में पहुँचने से पहले ही को रफा दफा कर दिया जाए। इसलिए ये होता है कि जो अक्यूज्ड होता है उसके साथ में जो विक्टिम होती है उसका क्या किया जाता है, शादी वगैरह करा दी जाती है। तो यहाँ पर पॉक्सो एक्ट में जब इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोर्ट के पास मामला गया तो कोर्ट ने ये बोला कि ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल गलत है। एक माइनर बच्ची को ये नहीं पता होता है कि उसके साथ में क्या चीज़ें हुई हैं और उसको ये भी नहीं पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति उसको आगे किस तरीके से ट्रीट करेगा। तो पॉक्सो एक्ट में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं उसके हिसाब से ही ऐसे केसेस को ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर कोई भी माइनर है, बी इट वो मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, उसको पॉक्सो एक्ट में जो चीज़ें मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे कि न्यूज़ क्या है, उसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि पॉक्सो एक्ट में क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है। अगली हमारी न्यूज़ क्या है? जर्मनी यूरोपोल बस्ट द लार्जेस्ट कॉल सेंटर स्कैम नेटवर्क इन यूरोप। तो अभी यूरोप और जर्मनी और से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई हुई है। यूरोप की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है, साथ के साथ में जर्मनी, वहाँ पर जो ये कॉल सेंटर स्कैम के नेटवर्क के बहुत ज़्यादा मामले निकल के आए हैं। हमने इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी देखा था 2-3 दिन पहले कि इंडिया में जो है वो फिशिंग अटैक वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। साथ के साथ में जो इस तरीके के स्कैम्स होते हैं वो भी इंडिया में भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बात की गई है यूरोप से रिलेटेड, इसको थोड़ा सा देख लेंगे।
अगली न्यूज़ क्या है, चाइना फ्रेंडली मैनल इलेक्टेड एज सोलोमन आइसलैंड। तो यहाँ पर मैं इसकी बात कर रही थी, जब भी इस तरीके के कोई छोटे से आइसलैंड्स होते हैं, छोटी कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है या फिर प्रेसिडेंट बनता है या फिर फर्स्ट टाइम इलेक्ट होता है, तो इस तरीके से वनडे एग्जाम्स में आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। तो सोलोमन आइलैंड जो है वनडे एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर अभी जो मैनल हैं वो क्या बने हैं, वहाँ पर PM बने हैं। और ये जो मैनल हैं वो क्या है, चाइना फ्रेंडली है, मतलब कि चाइना की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा है। ठीक है, तो देख लेंगे हम इस न्यूज़ को, शॉर्ट न्यूज़ है ये। अगली न्यूज़ क्या है, अप्रैल पाम ऑयल इम्पोर्ट स्वेल टू 3 मंथ हाई। तो अभी पाम ऑयल से रिलेटेड एक न्यूज़ आई हुई है, एक रिकॉर्ड आया है जिसमें बताया गया है कि पिछले 3 महीनों के अपने हाईएस्ट इम्पोर्ट के ऊपर पाम ऑयल पहुंच गया है। पाम ऑयल क्या होता है उसको देखेंगे, और साथ के साथ में इसका किस तरीके से यूज़ है और क्यों इसको इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा अभी बढ़ रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगली न्यूज़ है हमारी, NPCI ग्लोबल आर्म टू डेवलप UPI लाइक सिस्टम फॉर नामीबिया। तो अभी जो NPCI है हमारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इंडिया में, वो क्या कर रहा है, नामीबिया के लिए UPI जैसा एक सिस्टम बनाने जा रहा है। जैसे कि हमारे इंडिया में UPI इंटरफेस यूज़ किया जाता है बैंकिंग जो है उसको आसान बनाने के लिए, साथ के साथ में जो डे टू डे की हमारी लेन देन है उसको, ट्रांजेक्शन्स है उसको ईजी बनाने के लिए। तो NPCI ने UPI को क्या किया था, बनाया है। और उसी तरीके से नामीबिया ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडिया के साथ। नामीबिया भी चाहता है कि वहाँ पर भी जो है ये वे ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो ईज हो जाए, ईजी मैनर में, और भी उनको सुविधाएं मिल सके। इसलिए NPCI क्या करेगा, अब नामीबिया के लिए ये UPI सिस्टम बनाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ से भी न्यूज़ है, क्वेश्चन बन सकता है आपके वनडे एग्जाम्स में। अगली न्यूज़ क्या है, ये एडिटोरियल है बेसिकली, जहाँ पर बात की जा रही है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। डस जन आरोग्य योजना जो है वो नीड अ डिज़ाइन चेंज। तो बात यहाँ पर की जा रही है, अभी जो इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो उसमें बहुत सारे मुद्दे निकल के आते हैं। अभी हम एक और एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जो कि वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन राइट्स से रिलेटेड है। साथ के साथ में यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड भी मुद्दा आया है। तो इस एडिटोरियल में बात की गई है कि हमारे यहाँ पे जो जन आरोग्य स्कीम चलती है या फिर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम जो चलती है वो अच्छी है, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां हैं, खामियां हैं, और इसके बारे में एडिटोरियल बात करता है। साथ के साथ में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इसमें चेंज की फ़िलहाल ज़रूरत है या नहीं है। तो एक अच्छा एडिटोरियल है, उसको हम देखेंगे। ये आपका जो टॉपिक है वो GS पेपर 3 में हेल्थ वाला जो सेक्टर आएगा, वहाँ पर जब बात की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर कमी की, तो वहाँ पर आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, रिकॉग्नाइज दिस लीव एज अ वुमेन राइट। तो ये मैं बात कर रही थी कि अभी जो वो मैनिफेस्टो आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें कहीं पर भी वुमेन की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय में लीव है, जो छुट्टियां हैं, उसके बारे में बात नहीं की गई है। लेकिन अपोजिशन पार्टी जो है कांग्रेस, उसने इस तरीके से अपने मैनिफेस्टो में इन चीज़ों को ज़रूर शामिल किया है कि वुमेन्स के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में 2 दिन का एटलीस्ट लीव होना चाहिए, और वो पेड लीव होना चाहिए, मतलब कि उस छुट्टी के भी उनको पैसे मिलने चाहिए, एटलीस्ट 50% तो मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर बात की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके के मुद्दों को उठाती नहीं है। साथ के साथ में ये बात की गई है कि क्यों ज़रूरत है इस समय में हमें इस लीव की महिलाओं के लिए। साथ के साथ में ये बात की गई कि अपोजिशन ने तो मुद्दा उठाया है, लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ अलग से मेंशन नहीं किया है। इस पूरे टॉपिक को उन्होंने हेल्थ सेक्टर से रिलेट करके मेंशन किया है, मतलब कि इस टॉपिक को, मेंस्ट्रुएशन लीव को, अभी भी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है इंडिया में। इसके बारे में ये एडिटोरियल बात करता है, तो हम देखेंगे कि क्या है। GS पेपर 1 में जब सोसाइटी वाला एरिया आता है तो वहाँ पर महिलाओं से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं उसमें आपको यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है। अगली न्यूज़ क्या है, द जुडिशरी सैडो ओवर स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स। तो ये भी एक तरीके का एडिटोरियल है जो कि जुडिशरी से रिलेटेड बात करता है कि अभी क्या हो रहा है, एसेंशियल पेटेंट्स लेने के बारे में जब बात की जाती है तो जुडिशरी कई तरीके से वहाँ पर काम एक्टिव हो जाती है, और वहाँ पर क्या करती है, इन लोगों को रोकने का काम कर देती है, कई सारे मेजर्स या कई सारे रूल्स को ला करके। तो उससे रिलेटेड एक एडिटोरियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली न्यूज़ क्या है, सेंटर टू ट्रेन स्टेट पुलिस फोर्स टू ऑन न्यू क्रिमिनल लॉज। तो अभी हमने देखा है कि पिछले साल ही जो हमारे यहाँ पे इंडियन पीनल कोड है या फिर जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि CRPC है, इन सब में क्या हुआ है, चेंज किया गया है। तो IPC, CRPC, इन सारे एक्ट्स में चेंज हुआ है और नई संहिताएं हमने बनाई हैं। तो फिलहाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है कि जितने भी पुलिस फोर्स है वो क्या हो जाए, इसको समझ लें अच्छी तरीके से, ट्रेंड हो जाए स्टेट पुलिस। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है इस अभी जा रही है इनिशिएटिव चलाने, जिसमें नई जो संहिताएं बनने वाली हैं, नए जो हमारे कोड्स बनने वाले हैं,
टुवर्ड्स जो सारे क्रिमिनल चीज़ों को हैंडल करने के लिए या सिविल मामलों को हैंडल करने के लिए, तो पुलिस को क्या हो उसकी ट्रेनिंग मिले, इसके लिए एक सेटअप बिठाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएट करने जा रही है। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं। अब हमने देख लिया इसको, अब हम चलते हैं इसकी इन डिटेल चर्चा करते हैं कि क्या मुद्दा आया हुआ है। तो ये सबसे पहला मुद्दा आया है कहाँ पर, ये है लॉ एंड ऑर्डर अ स्टेट सब्जेक्ट सेज एस सुप्रीम कोर्ट ऑन बंगाल स्वीट। तो स्टेट सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि जब भी लोक व्यवस्था की बात आती है, पुलिसिंग की बात आती है, तो ये कहाँ पर आता है, जो हमारा 7वीं अनुसूची है, जो शेड्यूल है हमारा, उसमें 3 लिस्ट होती हैं। 3 लिस्ट कौन कौन सी होती हैं, एक तो होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है सेंट्रल लिस्ट और दूसरा होता है कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची। तो सेंट्रल लिस्ट में केंद्र से रिलेटेड सारे मामले होते हैं, स्टेट लिस्ट में राज्य को अथॉरिटी होती है, राज्य से रिलेटेड मामले होते हैं, और कॉन्करेंट या समवर्ती सूची में दोनों के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर बात की जा रही है कि जो लोक व्यवस्था है या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला बात है वो कहाँ पर आता है, वो आता है आपके स्टेट लिस्ट में। और जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पर आता है, पुलिसिंग। लॉ एंड ऑर्डर का सीधा संबंध होता है पुलिस की व्यवस्था से। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि ये मुद्दा कहाँ पर उठ रहा है, तो ये मुद्दा उठ रहा है थर्सडे को एक बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, जो कि बात कर रही थी, बंगाल में एक कंप्लेंट गई थी किसके खिलाफ, ये सीबीआई के एक क्या थे, ऑफिसर थे, जिनके खिलाफ बंगाल में एक मामला दर्ज किया गया था। ये 2 महीने पुरानी न्यूज़ है आई थिंक, उसी के ऊपर हियरिंग हो रही थी। तो वहाँ पर बोला गया कि जो सीबीआई के ऑफिसर हैं ये, इन्होंने जो भी अपराध किया है उसके लिए जो सेंट्रल लेवल पे कोई भी जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जैसे कि ईडी वगैरह हो गया या फिर सीबीआई हो गया, उनके द्वारा इनकी जाँच करवाई जानी चाहिए। स्टेट का मामला नहीं होना चाहिए ये। और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो वो उसने कोई अपराध किया तो उसकी जांच सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज को करना चाहिए। ये मुद्दा लेकर के कोर्ट में ये लोग पहुंचे थे, लेकिन BR गवई जी की बेंच बैठी थी और उन्होंने ऐसा बोला कि स्टेट लिस्ट में आता है लॉ एंड ऑर्डर, और अगर किसी राज्य की सीमा के भीतर कोई अपराध हुआ है तो वो उस राज्य की सीमा के भीतर उस स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है कि उस व्यक्ति को कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, किस तरीके से ट्रीट करना है। तो इसके ऊपर ये पूरा मुद्दा आया। अब इस पूरे आर्टिकल में एक चीज़ मेंशन की गई है, आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट, इसमें क्या है तो बात करेंगे हम और देख लेंगे कि आर्टिकल 131 क्या होता है। तो आर्टिकल 131 के बारे में बात की गई है और गवई जी की जो बेंच बैठी थी उन्होंने बोला कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी ये सारे मैटर हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट जो पुलिस है, जो वहाँ की बंगाल पुलिस है, वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से अलग रूल नहीं बनाया जाएगा। अभी तक जो चीज़ें मेंशन हैं संविधान में या फिर जो भी रूल बने हुए हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए, उनके थ्रू ही इसको फॉलो किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, कोई भी सुप्रीम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर नहीं है। जिस तरीके से रूल बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही उनको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एक पूरा मामला एक आया है आर्टिकल 131 से रिलेटेड, तो आर्टिकल 131 को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है, सर्वोच्च न्यायालय का ये मूल क्षेत्राधिकार है। ठीक है, किसके रिगार्डिंग, संघीय अदालत के रूप में, मतलब एक सेंट्रल जुडिशरी के रूप में या फिर कह लीजिए फेडरल जुडिशरी के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास एक मूल क्षेत्राधिकार है, जिसमें वो क्या करता है, स्वमोटो भी ले सकता है कई सारे मामलों में। और जब भी ऐसा उनको लगता है गवर्नमेंट कोई गलत काम कर रही है या फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, स्व मोटो ले लेती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 131 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ें समझ में आई आपको। और इसमें कौन कौन से मुद्दे होते हैं, जब भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों जैसे कि केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच में या फिर 2 राज्यों के बीच में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वहाँ पर 131 आर्टिकल क्या होता है, उसका यूज़ करके सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्व मोटो ले लेती है उस मामले में। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि मूल क्षेत्राधिकार कहने का क्या मतलब है कि एक संघीय अदालत के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच में विवादों के निपटने के लिए क्या है, उनको अधिकार मिल जाता है। तो मूल क्षेत्राधिकार यानी कि स्व मोटो यही होता है कि हम चाहें अगर, मतलब कोर्ट चाहे अगर, तो कोई मामला जो है उनको ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से डेमोक्रेसी को ब्रीच होने वाला है या फिर जो न्याय व्यवस्था है वो खराब होने वाली है, तो कोर्ट क्या करता है, आर्टिकल 131 के तहत क्या ले लेता है, स्व मोटो ले लेता है। तो याद रखिएगा इस बात को। ये जो न्यूज़ थी।
अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ है ये कर्नाटका गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो कर्नाटका में अभी जो है पीएम मोदी जी गए हुए थे और वहाँ पर वो क्या कर रहे थे, चुनावी रैली कर रहे थे। अब कर्नाटका से एक व्यक्ति है ये प्रज्वल जी, ये जो हैं क्या है, यहाँ पर उम्मीदवार हैं, इस बार लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट हैं, ठीक है। और इनके ऊपर में क्या हुआ है, इनका जो है हसन जो है कर्नाटक में जगह, वहाँ से ये एमपी है, ठीक है। और अभी ये इस बार कैंडिडेट भी हैं। अब इनके लिए है मोदी जी ने क्या किया, चुनाव प्रचार किया। जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर स्टार कैंपेनिंग कर रहा है तो वो जा कर के किसी भी एरिया में जो उनके पार्टी के लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। जब ये पूरा मुद्दा हुआ, पीएम मोदी ने इन व्यक्ति के लिए क्या किया, प्रचार किया। तो फिर राहुल गांधी जो है अपोजिशन पार्टी के, उन्होंने एलिगेशंस लगाए और बोला कि ये जो व्यक्ति है प्रज्वल, जो कि यहाँ पर एमपी है फिलहाल और इस साल कैंडिडेट भी है इस बार, वो क्या है, एक रेपिस्ट है और उसके ऊपर लगभग 400 से अधिक महिलाओं के साथ रेप करने के मामले हैं। अब ये पूरा मुद्दा जब उठा तो बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्स्पिरेंसी आई। उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ 2 महिलाओं ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 376 के तहत क्या किया, मामला दर्ज कराया और उन्होंने बोला कि हाँ इस व्यक्ति ने हमारे साथ में इस तरीके के जो व्यवहार हैं वो किए हैं, यानी कि रेप वगैरह के एलिगेशंस जो हैं वो सही हैं। 2 महिलाओं ने इसको क्या किया, एक तरीके से कहना चाहिए कि 2 महिलाओं ने इसकी पुष्टि की। तो जब से ये पूरा मुद्दा आया उसके बाद से ही ये बहुत हाईलाइट हो गया है। और ये जो हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल चीज़ें डिस्कस करने का उद्देश्य नहीं है हमारे लिए जो जीएस पेपर 2 है वहाँ पर जब बात आती है कि क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है किसका, पॉलिटिक्स का, जब पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइजेशन की बात आती है तब वहाँ पर इस तरीके के मुद्दे उठते हैं। और हम समय समय पर जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी बोल रखा है कि हर उम्मीदवार को अपनी जो है इस तरीके की हिस्ट्री जो भी अगर रही है, क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, उसके बारे में बताना चाहिए। अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में जनता को बताना चाहिए, सो दैट क्या हो सके, जनता अवेयर रहे कि वो किस व्यक्ति को चुनने जा रही है। तो ये जो पूरा मुद्दा है वो पॉलिटिशियन का और पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक है। और इस तरीके से आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी पॉलिटिक्स में जिनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं, फिर भी जनता को उनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है और लोग उनको चुनकर भी लेकर आते हैं। और ऐसे क्रिमिनल जब बैठते हैं पॉलिटिक्स में या फिर जब वो लोकसभा में बैठेंगे या फिर राज्यसभा में बैठेंगे तो वो किस तरीके की नीतियां बनाएंगे, ये अपने आप में ही एक तरीके का क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये जो हम टॉपिक है वो जनरल अवेयरनेस के लिए भी पढ़ रहे हैं, साथ के साथ में जब बात आती है क्रिमिनलाइजेशन की, पॉलिटिक्स की, तो वहाँ पर हम इस तरीके के एग्जाम्पल को सेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ये रीसेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। अब चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। ये जो टॉपिक है ये बात करता है जीएस पेपर 2 में जो पॉक्सो एक्ट है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो पॉक्सो एक्ट ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी इग्नोर्ड से सुप्रीम कोर्ट। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस, यानी कि जो बच्चा होता है अंडर 18 होता है उनके साथ अगर किसी भी तरीके का सेक्शुअल अब्यूज़ होता है, किसी भी तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए पॉक्सो एक्ट आया था, ठीक है। लेकिन अभी पॉक्सो एक्ट जो है वो तो है ही, लेकिन अभी मुद्दा ये हो रहा है कि अभी करंटली देखा गया है कि कई सारे ऐसे जो केसेस आए हैं जिसमें कोई माइनर बच्ची है जिसके साथ में रेप वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं या फिर पॉक्सो एक्ट के तहत कोई गलत व्यवहार होता है, उसके बावजूद क्या होता है, उस बच्ची को क्या कर दिया जाता है, उस अक्यूज्ड के साथ, जो अपराधी है उसके साथ में शादी कर दी जाती है उसकी, और उसके बाद से क्या होता है वो अपनी पूरी लाइफ उस अक्यूज़ के साथ, उस अपराधी के साथ गुजारने के लिए मजबूर हो जाती है। चूँकि वो माइनर है, उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या चीज़ें हुई हैं, उसको इमोशनली वो बच्ची इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो समझ पाए कि सामने वाला व्यक्ति सही है या गलत है, उसको सही तरीके से ट्रीट करेगा इन फ्यूचर या फिर नहीं करेगा। और फिर भी क्या होता है, फैमिली के प्रेशर में या फिर समाज के प्रेशर में कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बच्चियों का इस तरीके से विवाह करवा देते हैं। तो इसी से रिलेटेड 1-2 मामले कोर्ट में गए हुए थे, जिसमें जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उन्होंने अक्टूबर लास्ट ईयर एक 20 साल की जो लड़की थी उसके साथ में क्या हुआ था, इस तरह के केसेस आए थे और जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसने बोल दिया था उस बच्ची को कि अगर वो चाहे तो एक्यूज के साथ रह सकती है, ठीक है। तो ये सारे जो मामले हैं, इस तरीके के बहुत सारे मामले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में और सुप्रीम कोर्ट ने अब जाके उस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और बोला है कि
कोई भी मामला हो, चाहे वो माइनर गर्ल खुद क्यों ना बोले कि उसको उस व्यक्ति के साथ रहना है, कोई भी मैटर हो, लेकिन पॉक्सो एक्ट जो है जिस चीज़ के तहत उन सारी चीज़ों को ट्रीट किया जाता है उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति है अपराधी है और उसने कोई अपराध किया है तो उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। इसको लेकर के पूरा ये जो पॉक्सो एक्ट है वो थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है और न्यूज़ में आया है। तो हम यहाँ पे पॉक्सो एक्ट क्या है उसके बारे में एक क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि एक्ट अधिनियम से क्वेश्चन कई बारी बनते हैं आपके। तो सबसे पहले पॉक्सो एक्ट आया कब था, तो 14 नवंबर 2012 को ये लागू हुआ था, ठीक है। और 1992 में जब बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन हुआ था उस समय भी भारत ने उसका अनुसमर्थन किया था, यानी कि भारत ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि हाँ इस तरीके की चीज़ें कुछ होनी चाहिए। तो 1992 में जब यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राष्ट्र में जब बाल अधिकारों पर बात हुई थी उसके बाद से इन सारी चीज़ों के ऊपर में काम शुरू हुआ था। अलग अलग कंट्रीज़ ने इस तरीके के एक्ट बनाए थे और फाइनली 2012 में जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने भी पॉक्सो एक्ट बनाया, जिसने बात की जो माइनर गर्ल्स हैं या माइनर बच्चियां हैं, सिर्फ गर्ल्स नहीं, इस जो पॉक्सो एक्ट में बॉयज़ भी आते हैं, यानी कि जो माइनर हैं चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, उसके साथ में अगर किसी भी तरीके का सेक्सुअल अब्यूज़ होता है तो वहाँ पर क्या होता है, ये पॉक्सो एक्ट काम करता है, ठीक है। इसमें क्या है, इस विशेष कानून में उद्देश्य क्या है, बच्चों को यौन शोषण और यौन शोषण के अपराधों को संबोधित करना और विशेष रूप से उनको उस चीज़ से बचाना, उस चीज़ के बारे में अवेयर करना कि क्या होती है ये सारी चीज़ें। 18 वर्ष से कम आयु के कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चे के जो भी कोई व्यक्ति हो, वो बच्चे के रूप में ही माना जाता है इस पॉक्सो एक्ट के अंदर में, यानी कि 18 ईयर्स से, जैसे कि 14 के बाद में क्या होता है लोग किशोर बोलना शुरू कर देते हैं ना, तो यहाँ पर जो चीज़ है पॉक्सो एक्ट में 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति है वो बच्चा ही ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो बॉय हो या फिर गर्ल हो, ये मैटर नहीं करता है। और 18 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए, वो व्यक्ति इस पॉक्सो एक्ट के तहत आता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बात की गई है, अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा का प्रावधान है। कई ऐसे मामले हैं जिसमें आजीवन कारावास भी होता है और कई ऐसे मामले हैं जिसमें मृत्युदंड की भी सजा यानी कि डेथ पेनल्टी भी दी जाती है। इससे रिलेटेड भी एक मामला है कि 18 ईयर का क्राइटेरिया है कि अगर किसी बच्ची के साथ में जो कि माइनर है, बिलो 18 ईयर्स है, तो उसके साथ अगर रेप होता है तो उस व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दी जाती है, मृत्युदंड दिया जाता है, फांसी दी जाती है। लेकिन जब ये 18 ईयर से ऊपर किसी महिला के साथ होता है तो वहाँ पर डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती है। तो ये भी मुद्दा बहुत ज़्यादा ही इशू बन के निकलता है कि क्यों यहाँ पर एज को एक क्राइटेरिया बनाया गया है। अपराध तो अपराध होता है, चाहे वो किसी भी महिला के साथ हो, किसी भी एज में हो, जो रेप है वो तो रेप ही होता है, तो फिर उसको इस तरीके से क्यों बांटा गया है, ठीक है। ये एक अलग मुद्दा है। अब यहाँ चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि अपराधियों को रोकने और बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या हुआ था, जो ये कठोर सज़ा का प्रावधान है जिसमें मृत्युदंड भी जोड़ा गया, वो कब जोड़ा गया, तो 2019 में जोड़ा गया। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, स्टेटमेंट वाइज यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि कब ये प्रोविजंस जुड़े गए। बट पहले डेथ पेनल्टी जैसी चीज़ें नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा कठोर नियम नहीं थे और उसको 2019 में जोड़ दिया गया, ठीक। भारत सरकार ने पॉक्सो नियम 2020 को भी अधिसूचित किया और इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये लिंग तटस्थता की बात करता है, इट मीन्स क्या है, जेंडर इक्वालिटी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल बच्चियों के लिए है। पॉक्सो एक्ट जो है वो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। दोनों के साथ अगर यौन दुर्व्यवहार होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, तो वहाँ पर ये सारे जो एक्ट हैं वो काम करते हैं, ठीक है। साथ के साथ में इसमें बात की गई है कि स्पष्ट परिभाषा जो है अश्लीलता की या फिर इस तरीके के क्राइम की, उसमें बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस मेंशन किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो पेनिट्रेशन होता है वो डायरेक्टली हो उसमें ही है, इनडायरेक्टली भी अगर कोई इस तरीके से गलत हरकत करता है, साथ के साथ में अगर कोई बच्चों का अश्लील वीडियो बनाता है, इस तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया में पॉक्सो एक्ट को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और इस तरीके के जो भी मामले आते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से किसी बच्चे के मेंटल या फिर फिजिकल चीज़ों को असॉल्ट करते हों, वहाँ पर पॉक्सो एक्ट लागू होता है, ठीक है, अलग अलग डायमेंशंस में। जैसे कि कहाँ पर, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके साथ डायरेक्टली कोई अब्यूज़ हुआ है और या फिर किसी बच्ची के बच्चा है या फिर बच्ची है उसके साथ में अश्लील वीडियो बनाया जाता है या उसको किसी तरीके से भी क्या किया जाता है, मेंटली हैरेस किया जाता है, तो पॉक्सो एक्ट वहाँ पर क्या हो जाता है, इनेबल हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। मुआवजे वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं कि कई बारी मुआवजा देकर भी काम हो जाता है और कई बारी जघन्य अपराध होते हैं तो वहाँ पर जो मृत्युदंड भी दिया जाता है, ठीक है। तत्काल राहत के लिए क्या है, बाल कल्याण समिति जो जिला कानूनी स्तर पर बनाई जाती है और ये सारी समितियां मिलकर के क्या करती हैं, जो भी बच्चा होता है या जिसके साथ भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं उनके
क्या करता है, ट्रीट करता है, उनको वापस से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काम करता है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत भी इस तरीके के कुछ मामले, इस तरीके की चीज़ें की गई हैं, सो दैट जो बच्चा होता है जब उसके साथ में इस तरीके का अनैतिक व्यवहार होता है तो बहुत ज़्यादा उसके मेंटल लेवल पे इफ़ेक्ट आता है उस चीज़ का, तो उसको फिर से कैसे ट्रीट करना है, उसको कैसे फिर से नॉर्मल करना है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे अलग अलग अधिनियम के थ्रू काम किया जाता है। ठीक है, और बच्चों की जब जांच वगैरह चलती रहती है तो ये पूरे प्रोसेस के दौरान एक व्यक्ति को उसमें क्या किया जाता है, एक सहायक व्यक्ति के रूप में एक अधिकारी को वहाँ पर रखा जाता है, जो पूरे जो प्रोसेस होती है जब भी तक ये पूरा ट्रायल चलता होता है और जब तक किसी बच्चे को न्याय नहीं मिल जाता उस समय तक एक अधिकारी वहाँ पर होता है, जो बच्चों को क्या करता है, शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से क्या होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मुद्दा कहाँ था, और हमने वहाँ पर उस टॉपिक से रिलेटेड जो है पॉक्सो एक्ट को क्या कर लिया, हमने रिवाइज कर लिया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है वो किसके बारे में बात करता है, चाइनाज फ्रेंडली मैनल इलेक्टेड एज सोलोमन आइसलैंड। तो अभी जो सोलोमन आइसलैंड है उनके नए पीएम बने हैं। कौन बने हैं, इनका नाम याद रखिएगा, यहाँ पर वनडे एग्जाम से क्वेश्चन बनता है, और जेरेमिया मेनेल जो है वो इनके पीएम बने हैं। तो नाम इंपॉर्टेंट है, कहाँ के बने हैं, सोलोमन आइसलैंड के। तो बस दो चीज़ें ही यहाँ से इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नाम याद रखिएगा, कौन है, जेरेमिया मेनेल, और ये कहाँ के हैं, सोलोमन आइसलैंड के। कौन बने हैं, पीएम बने हैं। अब अगली जो न्यूज़ है वो जेएस पेपर 3 में इकोनॉमिक के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की गई है कि इंडियाज़ पाम ऑयल इंपोर्ट जम्प्ड बाय 41% इन अप्रैल फ्रॉम प्रीवियस मंथ। तो हर 2-3 महीने पे इस तरीके की डाटा आते रहती है, और यहाँ पर क्या है कि जो लगभग पिछले महीने की अगर तुलना की जाए तो पाम ऑयल का जो इम्पोर्ट वो क्या हो गया है, 41% इंक्रीज़ हो गया है। पाम ऑयल यानी कि उसको ताड़ भी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है और अलग अलग लेवल पे इसका यूज़ किया जाता है, अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, और इंडिया में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, साथ के साथ में जो बाकी तेल होते हैं जैसे सोयाबीन हो गया या फिर सनफ्लावर का ऑयल होता है, ये सब थोड़े महंगे होते हैं, उसके कंपेरिजन में पाम ऑयल क्या है, थोड़ा सा सस्ता होता है, इसलिए भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। साथ के साथ में इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जो बायोगैस वगैरह होते हैं वहाँ पर भी इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, वेजिटेबल ऑयल के रूप में, और बहुत सारे डिफरेंट वेज़ में पाम ऑयल का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जो क्रूड पाम ऑयल होता है वो पेट्रोलियम और गैस वगैरह के एक क्या कहते हैं, एक रेप्लिकेट के रूप में भी एक तरीके से काम करता है। जब बात की जाती है कोई एनर्जी जनरेट करनी है वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि इम्पोर्ट में राइज़ हो रहा है, परसेंट वगैरह अगर आप याद रख पाएँ तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कहाँ से है, क्वेश्चन बनता है कि पाम ऑयल का कहाँ पर इंपोर्ट, कहाँ से इंपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है या कहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता है, इस तरीके से रिलेटेड स्टेटमेंट बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो पाम ऑयल है क्या और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो पाम ऑयल एक खाद्य वनस्पति तेल है जिसका वेजिटेबल ऑयल के रूप में भी यूज़ होता है, जो ताड़ के तेल के फल से बनता है। ठीक है, मेसोकार्प जिसको बोलते हैं, लाल रंग का इसका गूदा होता है और उससे पाम ऑयल मिलता है। ठीक, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, खाना पकाने के तेल के रूप में, सौंदर्य प्रसाधन में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, प्रोसेस्ड फूड में बहुत ज़्यादा यूज होता है, केक, चॉकलेट, साबुन, शैम्पू वगैरह बनाने में, साथ के साथ में बायोडीज़ल वगैरह बनाने में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बायोडीज़ल वगैरह बनाने के लिए क्रूड जो कच्चा जो पाम ऑयल होता है उसका यूज़ होता है। ठीक, उसके बाद में उत्पादन कहाँ पर होता है, इंडोनेशिया और मलेशिया वैश्विक पाम ऑयल जो है उनका उत्पादन लगभग 90% हिस्सा यहाँ से आता है। तो इंडोनेशिया और मलेशिया ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ से 90% पाम ऑयल का क्या होता है, इंपोर्ट किया जाता है, या सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो इंडोनेशिया और मलेशिया में होता है। इंडोनेशिया 2021 में 45 मिलियन टन से अधिक की मात्रा का उत्पादन कर रहा था और ये जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ ही हुआ है। तो दो कंट्रीज़ के नाम याद रखिएगा अगर पाम ऑयल उत्पादन की बात आए तो, इंडोनेशिया और मलेशिया। हर साल क्या होता है, ये जो नाम है वो थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि कभी किसी साल किसी कंट्री का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कभी किसी साल दूसरी कंट्री का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है कि जो लेटेस्ट, जब आपका एग्ज़ाम पास में होगा तो लेटेस्ट जो चीज़ें चल रही होंगी वहाँ पर उस कंट्री का कौन सा कंट्री है जिसका योगदान इसमें ज़्यादा है, उसको देख करके आपको अपने एग्ज़ाम में जाना है। ठीक है, और उद्योग से जुड़े मुद्दे क्या हैं इसके, कि बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके इकोनॉमी के लिए भी। लेट हो रहा है क्या, रोकना।
अगली हमारी न्यूज़ क्या है? अब अगली न्यूज़ है एनपीसीआई से रिलेटेड। तो एनपीसीआई जो है वो एक तरीके का क्या है, एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये क्या करते हैं? ये जो है इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो है उसके अंदर ये आते हैं, और ये जो भी इंडिया में पेमेंट से रिलेटेड, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड जो भी मेजर्स होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, उनके काम करने का, उनको इम्प्लीमेंट करने का ये काम करते हैं। ठीक है, तो अभी एनपीसीआई जो है वो नामीबिया के लिए क्या करने जा रहा है? यूपीआई लाइक सिस्टम जनरेट करने जा रहा है। नामीबिया जो है वो क्या है, कहाँ की कंट्री है? तो अफ्रीकन कंट्री है। और वहाँ पर अभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो लोग डिजिटली इतने अवेयर नहीं हैं, इतने लिटरेट नहीं है, डिजिटली इतने साक्षर नहीं है। तो अब वो नामीबिया ऐसा चाहती है कि वो भी क्या हो जाएं, जैसे कि हमारे इंडिया में बैंकिंग सिस्टम से लोग अब थोड़ा सा क्या हो गए हैं, थोड़े से फ़ायदे में रह रहे हैं, क्योंकि उनको यूपीआई जैसी सुविधा मिली हुई है, तो कहीं से भी मनी ट्रांसफ़र कर देती हैं, बिल्कुल पैसा कैश लेके चलने की ज़रूरत नहीं होती है, तो लाइफ बहुत इजी हो गई है। तो अब नामीबिया भी चाहता है कि भाई हमारे यहाँ के लोगों को भी क्या हो, थोड़ी लाइफ उनकी ईजी हो जाए, इसलिए वो एनपीआई से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो आपने अपने यहाँ पर यूपीआई सिस्टम बना रखा है वैसा हमें भी बना कर दे दीजिए। तो अभी एनपीसीआई जो है वो नामीबिया के लिए क्या करने जा रहा है? यूपीआई लाइक सिस्टम बनाने जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए ये कि किस कंट्री के लिए बना रहा है, क्योंकि जब आपको वनडे एग्ज़ाम वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस कंट्री के लिए एनपीसीआई जो है वो यूपीआई सिस्टम बनाने जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि नामीबिया ही वो कंट्री है जिसके लिए जो है एनपीसीआई जो क्या करने जा रहा है, यूपीआई सिस्टम बनाने के लिए जा रहा है। तो अब हम थोड़ा सा एनपीसीआई के बारे में यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। भारत में खुदरा भुगतान के संचालन के लिए एक छत्र निकाय के रूप में, एक अम्ब्रेला जो बॉडी है उसके रूप में काम करता है। ठीक है, किसके लिए? खुदरा भुगतान, यानी कि डे टू डे लाइफ में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके लिए। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एनपीसीआई को दिसंबर 2008 में शामिल किया गया था। किसके अंदर आता है? तो आरबीआई इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करती है, तो आरबीआई के अंडर ही ये आया हुआ है। और इसको सर्टिफाइड कब किया गया था? तो अप्रैल 2019 में सर्टिफाइड किया गया था। और अभी फ़िलहाल ये बहुत सारे बैंकों के साथ में कोलैबोरेट करके काम करता है। ठीक है, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक, बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिनके साथ कोलैबोरेट करके फ़िलहाल एनपीसीआई काम करता है। ठीक है, और कब आया है? 2008 में। किसके अंडर है काम करता है? तो आरबीआई के अंडर। अब देख लेते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो मुख्यालय है इसका मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन अधिनियम किसके अधिनियम के तहत काम करता है? तो ये जो कंपनी एक्ट है 2013 का, यानी कि 2013 का जो कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई काम करता है। तो ये जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो एनपीसीआई एक्ट की धारा 8 के तहत ये रजिस्टर है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो एनपीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, और ये काम क्या करता है? बहुत सारे अलग अलग तरीके से जितने भी बैंकिंग रिलेटेड मामले होते हैं या ट्रांजैक्शन रिलेटेड मामले होते हैं उसको किस तरीके से सुविधाजनक बनाया जा सकता है उससे रिलेटेड ये काम करते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल में अध्यक्ष कौन है? तो विश्व मोहन महापात्रा गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं और आरबीआई के नामांकित व्यक्ति हैं। ठीक, अब ये जो नाम है, अध्यक्ष के नाम है, वो चेंज होते रहते हैं। तो इसको भी आपको जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आपका एग्ज़ाम पास में हो, तो अगर आपको ये टॉपिक लगे कि इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, क्वेश्चन बन सकता है, तो कौन से अध्यक्ष हैं उनके नाम वगैरह भी आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं अगले जो हमारे आर्टिकल एडिटोरियल की तरफ। ये एडिटोरियल किसके बारे में बात कर रहा है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बात कर रहा है। तो इस एडिटोरियल में दो लोग हैं जिन्होंने इसको लिखा है। एक तो है नचिकेत मौर्य और दूसरे हैं नचिकेत मौर्य के साथ अवनी कपूर। तो अवनी कपूर और नचिकेत ने दोनों ने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ये पूरा एडिटोरियल लिखा है। यहाँ पर बात क्या की गई है कि जब 2018 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आया था और आयुष्मान भारत स्कीम आई थी, तब इसकी बहुत ज़्यादा सराहना हुई थी। साथ के साथ में अभी हमारे यहाँ पे जो चीज़ें हैं कि हर परिवार को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल फैमिली है, हर साल 5 लाख रुपए क्या किया जाता है? सहायता दी जाती है, सो दैट कोई भी गंभीर बीमारी अगर उस फैमिली में हो जाए तो एटलीस्ट 5 लाख रुपए उनके पास हो कि वो ट्रीटमेंट अपना करा पाएँ और पैसे की कमी की वजह से किसी की जान ना जाए।
बहुत अच्छा मेज़र है। लगभग 12 करोड़ हमारे यहाँ परिवार है जिनको इससे फ़ायदा हुआ, ठीक है। और लगभग 6.5 करोड़ लोग ऐसे हैं, कोई ऐसी फैमिलीज़ है जिनको ट्रीटमेंट मिला और अच्छे से उन्होंने क्या किया, इस पूरी योजना का लाभ भी उठाया। लेकिन यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि इसमें जो है, इस स्कीम में अभी के समय में बहुत ज़्यादा कमियाँ देखी जा रही है। तो बात क्या की गई है, डज PMJAY यानी कि PMJ जो है डिज़ाइन नीड टू बी चेंज टू मेक स्कीम मोर सुटेबल सस्टेनेबल। तो यहाँ पर बात की गई है कि क्या अब इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो कुछ 2-4 मुद्दे उठाए गए हैं जिसको मैं ब्रीफ में बताती हूँ। यहाँ पर बात बोली गई है, पहली बात तो कि लगभग जो भी ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 43% प्राइवेट हॉस्पिटल्स लोग प्रिफर करते हैं क्या करने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए, ठीक। मतलब कि पहली बात तो ये कि पब्लिक सेक्टर में जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच में कम है, यानी कि पब्लिक जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर लोग नहीं जाना चाहते। अब क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल कमियां हैं, इसकी वजह से लोग वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, ठीक। दूसरी बात यह है कि कई प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो सर्विस चार्ज होता है बहुत हाई होता है, उनका सर्जरी का चार्ज होता है बहुत हाई होता है। तो जो गवर्नमेंट जो पैसा देती है 5 लाख रुपए, कई बारी वो सफिशिएंट नहीं होता है प्राइवेट कंपनी में, अगर किसी को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर किसी को बहुत गंभीर बीमारी हो गई तो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो क्लेम से रिलेटेड मामला आता है कि इस पूरी योजना में जब पैसे मिलते हैं तो कई अलग अलग इंश्योरेंस जो कंपनियां होती हैं वो भी एक तरीके से हेल्थ बेनिफिट्स देती हैं। तो जब ये जो मामला आता है इंश्योरेंस कंपनियों के पास, जब जाता है कोई व्यक्ति पैसे मांगने के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारे बहाने बना करके पैसा देने से कई बारी मना कर देती है। तो इसमें चीज़ें लिखी भी हुई हैं कि कई बार होता है कि कोई व्यक्ति सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में है, बस मतलब डॉक्टर उसको चीर फाड़ करने ही वाले हैं और इंश्योरेंस कंपनी उसी समय में क्या कर देती है, मना कर देती है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में ये कमियां थी, इस वजह से हम आपको पैसे प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही हैज़ार्ड एक कंडीशन बन जाती है। इन सारी कमियों के बारे में बात की गई है कि हमारे यहाँ पे जो अभी हेल्थ सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं है। दूसरी बात आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहने का क्या मतलब है कि किसी व्यक्ति को अपनी जेब से अपनी हेल्थ के लिए कितना खर्च करना पड़ रहा है। सरकार की स्कीम्स अपनी जगह है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अपनी आय से अपना हेल्थ के लिए खर्चा करना पड़ रहा है तो उसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसके बारे में बात की गई है कि इंडिया ने नो डाउट हर साल बजट में क्या किया है, इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो सके, इसीलिए इस तरीके की ये स्कीम्स आती हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होगा, चाहे वो जन आरोग्य योजना हो गया, ये इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि लोगों के जेब से ये जो सेहत के ऊपर खर्च है वो कम से कम किया जाए, यानी कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम किया जाए। लेकिन अभी भी मुद्दा कहाँ पर उठ रहा है कि अभी भी लगभग 43% ही आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है लोगों को, यानी कि एक आम आदमी को इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स गवर्नमेंट के द्वारा मिलने के बाद भी अपनी जेब से लगभग 43 to 50% क्या करना पड़ रहा है, हेल्थ सेक्टर में कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। जो कि अगर यूनिवर्सल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे बात की जाए, अगर बाकी कंट्रीज से तुलना की जाए तो ये जो है बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर विदेशों में कोई और भी देश है जहाँ पर इस तरीके की स्कीम चलती है, वहाँ लोगों को ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम करना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ पे लगभग 43% हमें अभी भी अपनी जेब से खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये सारी कुछ कमियां बताई गई हैं इसमें। और बात की गई है कि जो यूनियन गवर्नमेंट जो है एलोकेट करता है PMJ के अंदर 60% फंड, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी स्पेंडिंग के ऊपर में क्या है, चीज़ें हैं, अभी भी बहुत सारी कमियां हैं और लूप होल्स हैं, इसको ठीक करने की ज़रूरत है और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये हुई पूरा आर्टिकल था जो कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड था और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से रिलेटेड था। अब चलते हैं हमारी अगले एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल कहाँ पर है, ये GS पेपर 1 में जो सोसाइटी वाला सेक्टर है वहाँ पर आपको जो वुमेन से रिलेटेड मामले आते हैं, वुमेन से रिलेटेड टॉपिक है, वहाँ पर आपको लिंक कर सकते हैं आप, ठीक है। बात क्या की गई है कि अभी 2024 में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, आम चुनाव होने वाले हैं और इस आम चुनाव में अलग अलग पार्टीज़ ने अपने अलग अलग मैनिफेस्टो जारी किए हैं, लेकिन कोई भी पार्टी जो है किसी ने भी इस तरीके से इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया कि वुमेन्स के क्या राइट्स हैं, वुमेन्स के खिलाफ में डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उसको कैसे वो टैकल करेंगे। स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपने मैनिफेस्टो में कहीं पर अब महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है
उसके बारे में बात ही नहीं की है। जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस है, उसने अपने मैनिफेस्टो में ज़रूर चीज़ें शामिल की है, लेकिन वो भी कहीं तरीके से बहुत ज़्यादा एक अलग सब्जेक्ट बना करके नहीं, उसको हेल्थ के अंदर, हेल्थ सब्जेक्ट के अंदर ला करके रख दिया है। तो पूरा मुद्दा कहाँ है, बात यहाँ पर की जा रही है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह से रिलेटेड जब टाइम होता है, तो उस टाइम पे अभी पिछले 2-3 सालों से ऐसा मुद्दा चल रहा है कि महिलाओं को क्या मिलना चाहिए, लीव मिलना चाहिए। तो ये जो पूरा एडिटोरियल है वो महिलाओं से रिलेटेड बात तो करता है, साथ के साथ में ये मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में ज़्यादा बात करता है, और डेफिनेटली हेल्थ से रिलेटेड एक मुद्दा है और महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ये टॉपिक है, तो इस पर बात करना भी बनता है। तो इसमें बात की गई है कि 2021 में जो एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कांग्रेस के, ज्योति मनी जी, तो उन्होंने इस तरीके का मुद्दा है संसद में उठाया था। ठीक है, उन्होंने ये बात की थी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन होना चाहिए, और एक प्राइवेट बिल के रूप में। प्राइवेट बिल क्या होता है, जब कोई मंत्री कोई बिल ना उठा करके कोई दूसरा जो सांसद होता है वो किसी मुद्दे को उठाता है, तो उसको प्राइवेट बिल बोला जाता है। तो प्राइवेट बिल के रूप में महिलाओं के मेंस्ट्रुएशन लीव को लेकर के एक जो है कांग्रेस ने एक मुद्दा रखा था संसद के अंदर, लेकिन उस टाइम भी इस चीज़ को पारित नहीं किया गया था। बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये क्या हो गया था, स्ट्रक डाउन हो गया था। उसके बाद में टाइम पे 2019 में भी 4 चीज़ें हुई, 2021 में, फिर 2022 में, और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था इस चीज़ को कि PIL एक आई थी किसके मामले में, शैलेंद्र मणि त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कोर्ट में। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, डायरेक्ट किया था स्टेट ऑन मेंस्ट्रुअल लीव। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नाम याद रखिएगा, शैलेंद्र मणि त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का, तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कुछ बातें रखी थी कि इस टॉपिक पर क्या होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और स्टेट लेजिस्लेशन को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इतने सारे वर्डिक्ट्स के बाद, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी मेंस्ट्रुअल लीव के ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। कंसर्न क्या है कि अभी भी महिलाएं जो होती हैं, वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है हर मंथ 3-4 दिन जो बहुत पेनफुल होते हैं, उसमें भी महिलाओं को काम करने जाना पड़ता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उस समय में बहुत सारे जो मेंटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेंटल लेवल पे इंसान इतना पेन में होता है और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं इंडिया में स्पेशली मेंस्ट्रुअल लीव की, तो जो कंपनियाँ होती हैं वो हायर करने से डरती हैं महिलाओं को। उनको ऐसा लगता है कि ये महीने में आकर के 2-3 दिन लीव लेकर के और फ्री के पैसे लेकर के चली जाएगी। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं मेल जो कैंडिडेट होते हैं उनको अपने यहाँ जॉब देने के लिए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, एक तरीके से एक जेंडर गैप यहाँ पर भी दिखाई देता है। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक है जिसमें बात की गई है कि अभी हमने जो न्यू कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी है 2020 का, उसमें हमने बात की है अलग अलग डायमेंशंस में, मज़दूरों से रिलेटेड और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके अच्छे लाइफ के लिए और बेटरमेंट के लिए। लेकिन वहाँ पर इन सारी चीज़ों को भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। मेंस्ट्रुअल लीव वगैरह जैसे प्रोविज़न्स भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत सारे जो एक्ट बनाए हुए हैं, जो मैटरनिटी लीव से भी रिलेटेड हमने एक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी मेंस्ट्रुअल लीव के ऊपर भी बात होनी चाहिए, इसके लिए ये पूरा आर्टिकल बात करता है। ठीक है, तो आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि क्या पूरा मुद्दा है। अब चलते हैं अगले हमारे टॉपिक की तरफ। बात कर रहा है सेंट्रल टू ट्रेन स्टेट पुलिस फोर्सेस और न्यू क्रिमिनल लॉस। तो यहाँ पर बात की गई है कि अभी फ़िलहाल में जो IPC एक्ट है 1860 का, CRPC यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1973 का, और इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का। तो इन 3 एक्ट में क्या किया गया है, बदलाव किए गए हैं पिछले साल। बहुत सारे हमने इसमें धाराओं को चेंज किया है, और पहले बहुत ज़्यादा बल्कि हुआ करता था क्योंकि ये ब्रिटिश एरा का नियम था, कानून था, इस वजह से बहुत ज़्यादा इसमें अननेसेसरी चीज़ें थी जो आज के समय में रिलेवेंट नहीं थी। तो उसकी वजह से हमने क्या किया, अपनी नई संहिताएं बनाई। नई संहिताओं का नाम क्या दिया गया, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यानी कि जो ब्रिटिश एरा का था, इंग्लिश में सारी चीज़ें थी, उसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, और बहुत सारी उसमें चीज़ें थी जो अननेसेसरी थी, अननेसेसरी सैंक्शंस थे, उसको हटा दिए। कुछ नए प्रोविजंस जैसे कि आजकल साइबर क्राइम की घटनाएं बहुत आ रही हैं, तो उससे रिलेटेड या फिर बिटकॉइन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस जोड़ने चाहिए थे उसको हमने जोड़ दिया इन संहिताओं में। लेकिन मुद्दा कहाँ पर उठ रहा है कि अभी जो ये पुलिस है जो पिछले कई सालों से इन सारे रूल के ऊपर, इन सारे लॉज के अकॉर्डिंग काम कर रही थी, तो इनको अभी तक इसके बारे में पूरी अवेयरनेस नहीं है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब एक इनिशिएटिव चलाने जा रहा है जिसमें जो जितने भी स्टेट्स के पुलिस है उनको क्या किया जाएगा, सारे ऑफिसर्स को अब इन नई संहिताओं के बारे में अवेयर किया जाएगा, एक ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये ट्रेनिंग करवाएगा कौन, तो BPRND यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो इस काम को देखेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन इस सारी चीज़ों को देखेगा। BPRND ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके का, वो इसको देखेगा। और जितनी भी पुलिसिंग की व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, जो रूल्स और लॉज पता होने चाहिए हमारे ऑफिसर्स को, उनके बारे में ट्रेन किया जाएगा। तो ये एक अवेयरनेस से रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। और इसके लिए एक कोर्स भी बनाया जा रहा है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स, यानी कि IGOT। तो IGOT जो है एक तरीके का ऑनलाइन एक कोर्स होगा, एक पोर्टल होगा जहाँ पर कोर्स अवेलेबल किए जाएंगे और यहाँ पर इन ट्रेनीज़ को, इन पुलिस ऑफिसर्स को क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। तो IGOT को भी याद रखिएगा कि IGOT किससे रिलेटेड है, तो ये जो है अधिकारियों को या फिर पुलिस को क्या करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए है। एक तरीके का ऑनलाइन पोर्टल है और यहाँ पर बहुत सारे रूल्स वगैरह मेंशन होंगे जहाँ से क्या हो सकता है, जो भी ऑफिसर्स हैं वो ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ है EC आस्क पॉलिटिकल पार्टीज टू ईज रजिस्टरिंग वोटर्स फॉर पोस्ट पोल वेलफेयर स्कीम। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि कई बारी स्टार्ट में जब चुनाव आने वाले होते हैं, जोश जोश में पॉलिटिकल पार्टियाँ बहुत सारी चीज़ें बोल देती हैं कि हम आपको ये देंगे, जैसे कि कांग्रेस वगैरह है या फिर कोई भी BJP गवर्नमेंट भी है। हर गवर्नमेंट क्या करती है, जनता को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके से बोलती है कि अगर हम पार्टी में आ जाएंगे तो हम ये बेनिफिट्स देंगे, वो बेनिफिट्स देंगे। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि इलेक्शन के पहले तो आप बोल देते हैं, लेकिन पोस्ट पोल जब ये वेलफेयर स्कीम देने की बात आएगी तब उसके लिए क्या किया जाएगा। तो इसके ऊपर एक जवाब मांगा है इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन कमीशन भी आजकल जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है तो अच्छा काम करने के लिए वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ रही है। तो इस तरीके से बात की गई है कि पोस्ट पोल वेलफेयर स्कीम्स क्या होंगी, किस तरीके से उसको रेगुलेट किया जाएगा। अब ये जर्मनी और यूरोप से रिलेटेड एक मामला आया है जहाँ पर बात की गई है कि कॉल सेंटर का स्कैम है वो बहुत ज़्यादा अभी देखने को मिला है। और जर्मनी के बहुत सारे, यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज़ है, बोस्निया, कोसोवो, लेबनान है, ये सारी साथ के साथ में जर्मनी है, अल्बानिया है, इन सारी जगहों पर ये ऑपरेशनल चीज़ें की गई हैं और वहाँ पर मालूम चला है कि इस तरीके के स्कैम वहाँ पर भी हो रहे हैं। तो हमारे इंडिया में ही इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऑल ओवर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अभी इन समस्याओं से जूझ रही हैं। आज के लिए इतना ही। ये थे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हमारे एग्जाम को ध्यान में रख करके इंपॉर्टेंट थे, उसको हमने उस डायमेंशन में तैयार किया। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए क्लासमेट गुरु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।